कुछ फाइटर्स होते हैं जो सिर्फ चैंपियन नहीं बनते बल्कि हिस्ट्री लिखते हैं। जॉर्जिया के उस छोटे शहर से निकला जहां खाना मिलना भी स्ट्रगल था। वो आज यूएफसी के बैंटम वेट डिवीजन का अनडिस्प्यूटेड किंग है। एक ऐसा फाइटर जिसने सिर्फ चैंपियनशिप नहीं जीती बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो यूएफसी की हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं बनाया। सिर्फ एक साल में 4 बार टाइटल डिफेंसेस, सीन ओमैली, उमर नूरमैगोमेडोव, कोरी और अब पीटर यान। लेकिन यह सिर्फ रिकॉर्ड की बात नहीं है, यह उस लड़के की बात है जो सर्वाइव करने के लिए लड़ा, फिर रिस्पेक्ट के लिए लड़ा और आज ग्रेटनेस के लिए लड़ रहा है। यह है द मशीन मेराब दविशविली की कहानी। 1991 में जब जॉर्जिया ने सोवियत यूनियन से अपनी आज़ादी ली थी, उस साल मेराब का जन्म हुआ था जॉर्जिया के एक छोटे से शहर वाणी में। मैं जॉर्जिया में पैदा हुआ था, लेकिन मेरा छोटा गांव वाणी है। और जब मैं 1981 में पैदा हुआ, वो समय बहुत बुरा था, ये आप जानते हैं। यही वो समय था जब हमने सोवियत संघ छोड़ दिया था। हमने फिर से बढ़ना शुरू किया एक स्वतंत्र देश के रूप में। वाणी में बड़ा होना बचपन से ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि बचपन में उसे ढंग से खाने पीने का सामान नहीं मिला था, बल्कि बस समहाउ जिंदा रहने का सामान था। और फिर सबने अपनी नौकरियां खो दी। देश में बिजली नहीं थी, देश में गैस नहीं थी और बहुत सारे अपराधी थे। हमारे पास रोशनी नहीं थी और हाँ, अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई थी। और सच में हमारा देश पूरी तरह से पंगु हो गया था और हर कोई राजधानी से गांव की ओर चला गया था। जॉर्जियाई लोग बहुत ज़बरदस्त होते हैं और उस समय हर कोई गैंगस्टर था और अपने परिवार की रक्षा के लिए आपको भी गैंगस्टर बनना पड़ता था। स्थिति बहुत ख़राब थी और किसी के पास सच में पैसे या सामान नहीं था। लेकिन 2003 में हमारे पास नई सरकार आई, पुराने पुलिस वाले घर चले गए, नई पुलिस, नई सेना, नए डॉक्टर, नए शिक्षक आए। जैसे कोई भ्रष्टाचार नहीं, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं था। मेराब अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देते हैं जिन्होंने उन्हें ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ रखा। भगवान का शुक्र है, मेरे पिता और मेरा परिवार हमेशा मेरे खिलाफ थे, अपराध के खिलाफ थे, मेरे खिलाफ थे। मेरे परिवार के पास कभी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पिता हमेशा सही तरीके से पैसे कमाते थे। उन्होंने हमें अच्छी बातें सिखाई। मैं कभी कभी जब बच्चों के साथ घूमता था तो हम कुछ चीज़ें चुरा लेते थे और फिर हर बार जब मैं कुछ घर लाता था तो मुझे सज़ा मिलती थी। मेरे पिता को इससे नफरत है। मेरे पिता और मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया। उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करना सिखाया। मैं निश्चित नहीं था, शायद मैं गैंगस्टर बनना चाहता हूँ या अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, सेना में जाना चाहता हूँ या कुछ और। 10 साल की एज तक तो वो कई बार डेथ के बहुत करीब पहुंच गया था। जब वो 6 साल का था तब वो और उनके 2 बड़े भाई पहाड़ों में घूम रहे थे। तब वो एक नदी में लगभग डूब ही गया था। तुम 6 साल की उम्र में नदी में लगभग डूब गए थे? हुआ ये कि मेरा भाई नदी में तैर रहा था। मैंने नदी में छलांग लगाई और उसका मजाक उड़ाया और मैं छोटी सी नदी में तैर रहा था। फिर पानी मुझे गहरे पानी में ले गया। ओह, ये बहुत तेज था। ओ धार ने तुम्हें पकड़ लिया था और फिर नदी ने मुझे बस बहा दिया और मैं नहीं कर सका। मैं पानी के नीचे था। चुप हो जाओ। और फिर मेरे दूसरे भाई ने मुझे देख लिया और तुम चिल्लाओ, मदद करो, मदद करो। नहीं, मैं चिल्ला नहीं सकती, तुम्हें पता है। मुझे पता है कि क्या हुआ था कि मैंने बड़ी चट्टान में से एक को पकड़ लिया था। हाँ, और फिर मैं पानी के नीचे था, बस गले लगा रहा था। तो उसने तुम्हें कैसे देखा? नदी छोड़कर वो किनारे की ओर दौड़ा, फिर उसने छलांग लगाई और मुझे बचाया और फिर जैसे मुझे ऊपर खींच लिया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मेराब बचपन में भी फियरलेस ही रहा। मैं बहुत खुश और पागल बच्चा था, समझे। बड़ा हुआ, जैसे जब से मुझे याद है मैं हमेशा बाहर ही रहता था, जैसे पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से खाना खाना और फिर कभी कभी अपने पड़ोसियों का भी खा लेना। गुरुवार। फिर 9 साल की उम्र में मेराब का परिवार तबिलिसी चला गया, जो कि जॉर्जिया की कैपिटल है। वहाँ मेराब टीवी देखने से ज्यादा स्ट्रीट कॉर्नर्स पर बड़े हुए और जल्द सीख लिया कि यहाँ सरवाइव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। हम इसलिए गए क्योंकि मेरे भाई पढ़ाई करने लगे थे। मेरे माता पिता उन्हें सपोर्ट करने वहाँ गए और वे मुझे भी राजधानी शहर ले आए। लेकिन उनका मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि वे काम कर रहे थे और मेरे भाई पढ़ाई कर रहे थे। वे तुमसे कितने बड़े हैं? 6 और 7 साल। मेराब और उनके फैमिली के लिए नए शहर में भी स्ट्रगल कंटिन्यू रही। वहाँ भी बड़ी चुनौतियाँ थी, जैसे नए दोस्त बनाना। मैं गांव से था, उन्हें मैं ज्यादा पसंद नहीं था। मैंने कुछ लोगों को पीटा था और फिर सबके साथ दोस्ती हो गई। और मेरे माता पिता के पास मुझे देखने का समय नहीं था और मैं बुरे लड़कों के साथ घूमता था। लेकिन मैं हमेशा सड़क पर रहता था और स्कूल में लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा ही सब चलता था, आप जानते हैं। और फिर जब मैं बच्चा था, आप जानते हैं, हम लोग सख्त थे और स्कूल में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और सब कुछ। लेकिन इन सब स्ट्रगल्स के बावजूद मेराब ने अपने प्रिंसिपल्स को मेंटेन किया और आसपास के लोगों से मिलने वाली डिसरिस्पेक्ट का डटकर सामना किया। जब वो बड़ा हो रहा था तब स्ट्रीट्स पर बहुत फाइट्स होती थी, तो मेराब ने सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बिगिनिंग हुई ट्रेडिशनल जॉर्जियन रेसलिंग से और जूडो का अभ्यास करके मैंने अपनी क्षमताओं को निखारा।
प्रशिक्षण लगातार जारी रहा। जब मैं 12 साल का था मैंने क्वैक अरोमा शुरू किया और मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि वह वास्तव में मेरे लिए नहीं है। मुझे जूडो कहीं ज़्यादा पसंद है, जूडो ज़्यादा लोकप्रिय था। जब मैं 12 से 13 साल का था तब मैंने जूडो में प्रशिक्षण लेना शुरू किया और मेरा सपना था ओलंपिक चैंपियन बनना। लेकिन जब मैंने प्रशिक्षण शुरू किया जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे सड़कों पर घूमना पसंद नहीं था और मेरे अलग लक्ष्य थे। मैं सड़कों पर लड़ाई नहीं करता था और उससे पहले मैं सारी लड़ाइयाँ सड़कों पर ही करता था। लेकिन भगवान का शुक्र है मैंने प्रशिक्षण शुरू कर दिया और फिर जब मैंने जूडो में प्रशिक्षण लेना शुरू किया तो मैंने बाहर घूमना बंद कर दिया। आप जानते हैं मेरा लक्ष्य है कि मैं उन लोगों में से एक बनूं जो अपने देश के बाहर जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करें, यूरोप में या दुनिया में। और जूडो करते हुए 2007 में मैंने सांबो में भी प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। ये अर्ली एक्सपीरियंस ने उसकी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन रखी। जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा वैसे वैसे उनकी थिंकिंग भी इन्वॉल्व हुई। इनिशियल फाइट्स में जो नर्वसनेस होती थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। जूडो और सांबो में मैं घबराया हुआ रहता था, हाँ, क्योंकि ये मुश्किल है। जैसे कि आप जानते हैं ये 1.1 है। एक अंक सब कुछ बदल सकता है, स्कोर बदल सकता है और फिर आप एक मैच जीतते हैं तो आपके पास दूसरा मैच होता है। अलग व्यक्ति, आप कभी नहीं जानते कि आप किससे लड़ने वाले हैं या वह कैसा है। आप जानते हैं इसे जीतना बहुत मुश्किल है। आप सोचते हैं क्या वह MMA से भी ज्यादा मुश्किल था? ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन MMA में जब मैंने शुरुआत की तो मैं बहुत उत्साहित था। आप जानते हैं ऐसा लगता है मैं जा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे आप एक ग्लैडिएटर हैं। या तो आप मरने जा रहे हैं या आपको मुक्का लगने वाला है या आप पागल हो जाएंगे। मैं सच में बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। मैं अंदर जाकर बस जोरदार लड़ना चाहता था, आप जानते हैं। और मुझे पता था कि मैं MMA में अच्छा हूँ और मुझे पता था कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। मुझे ये खेल बहुत पसंद था। How was the training in Georgia? तो MMA एक नया खेल था, लेकिन कम से कम हम बस कुश्ती या दौड़ना या भारी वेट उठाना या स्पारिंग जैसा, लेकिन बिल्कुल असली स्पारिंग जैसा नहीं था। जैसे आप जानते हैं ये ऐसा था कि हर कोई सीख रहा था, हर कोई कोशिश कर रहा था। लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी जगह जाना होगा जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो 2012 में 21 साल की एज में मिराब यूनाइटेड स्टेट्स चले गए ताकि वो प्रॉपरली ट्रेन कर सकें और प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बन सकें। मेरी पहली फाइट हुई और मैंने ट्रेनिंग और फाइटिंग शुरू की 2010 में। उस समय मैं आर्मी में था, 1 साल की अनिवार्य सेवा थी और मैंने आर्मी पूरी की और मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका आऊं ताकि एक अच्छा जिम मिल सके, ट्रेनिंग कर सकूं, फाइट्स ढूंढ सकूं और UFC में जा सकूं। लेकिन जॉर्जिया में मैंने 9 फाइट्स लड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मेरी प्रोफेशनल रिकॉर्ड में नहीं दिखती, जबकि वे प्रोफेशनल फाइट्स थी। मेरे पास 9 जीत हैं। मैं यहाँ आया और मुझे सब कुछ शून्य से शौकिया स्तर से शुरू करना पड़ा। इस पर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हाँ, जॉर्जिया में मेरी 9 फाइट्स थी। मैं जॉर्जिया में प्रोफेशनल नियमों के तहत लड़ रहा था, लेकिन वह रिकॉर्ड में आधिकारिक नहीं है ना। लेकिन जब मैं न्यूयॉर्क गया तो मेरा एक दोस्त था, जब मैंने उससे कहा कि मैं MMA जिम में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ तो वह मुझे बॉक्सिंग जिम ले गया। वो असली कोच नहीं था, वो बस बकवास कर रहा था। वो तो अच्छा बॉक्सिंग कोच भी नहीं था, समझे। और फिर उसके बाद उसने मुझे 2 बार किक बॉक्सिंग में लड़वाया। उसने मुझे गोल्डन ग्लव्स के लिए साइन करवाया और मैंने 3 बार गोल्डन ग्लव्स में फाइट की और तीनों फाइट्स जीती। और फिर एक दिन वह लॉन्गो से टकरा जाता है। हम मैनहट्टन के हैंड्स ऑफ ग्रेस जिम जाते हैं, वहीं पर हमने रे लॉन्गो को देखा था और भगवान का शुक्र है इसी तरह हमें आप लोग मिले, टीम सेरा लॉन्गो। और तब से जब मैं पहली बार लॉन्गो के जिम में गया मैंने पिंजरा देखा, असली फाइटर देखे। मैं बहुत खुश था और मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार अपने घर आ गया हूँ। जैसे जैसे वो ट्रेन करते रहे और 3 सक्सेसफुल एमेच्योर फाइट्स के बाद मिराब ने जनवरी 2014 में अपना प्रोफेशनल MMA डेब्यू किया। ये बात है साल 2014 की। मैंने अपनी पहली प्रोफेशनल डेब्यू फाइट हारी थी। उस हार के बाद मैंने अपनी दूसरी फाइट शानदार तरीके से जीत ली, तो मेरा रिकॉर्ड 1 जीत और 1 हार का हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे और अब मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। मुझे काम शुरू करना पड़ा और मैंने काम करना शुरू कर दिया। अपने करियर की टफ स्टार्ट के बावजूद भी मिराब ने कंटिन्यूसली हार्ड वर्क किया। हालांकि मिराब के लिए या किसी भी यंग फाइटर के लिए रीजनल प्रमोशन में लड़ने से इतनी कुछ खास इनकम नहीं होती, इसलिए अपने करियर को अलाइव रखने के लिए उन्हें बाहर भी काम करना पड़ता था। वह निर्माण कार्य कर रहा था। हाँ, मैं सिर्फ रात में ही ट्रेनिंग कर सकता था क्योंकि मैं काम कर रहा था।
पूरा समय काम कर रहे थे। पहले मैं डिमोलिशन मैन था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ई बन गया, समझे। बहुत मेहनत का काम है। मैं सब कुछ कर रहा था, जैसे फ्रेमिंग, खिड़की, दरवाजा, छत बनाना। 1.5 साल बाद मेराब जब फिर से ऑक्टागन में उतरा तो उसने अपनी दूसरी प्रोफेशनल विन हासिल की, जिससे यह प्रूव हुआ कि उन्होंने वाकई में इम्प्रूव किया था। लेकिन यही वो टाइम था जब उनके करियर ने रियल मोमेंटम कैच करना स्टार्ट किया। उसने लगातार 6 फाइट्स जीतने का स्ट्रीक शुरू किया, जिससे यूएफसी का अटेंशन उसकी तरफ गया। मैं फाइट की तलाश में था, डेना व्हाइट फाइट की तलाश में थे, और मैं उसे बता रहा हूँ मैं जाने वाला हूँ, मुझे पता है कि तुम देख रहे हो, ये मेरा लड़का है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बस एक पिटबुल है। तो डेना को पता था, उसे पता था कि कौन सी फाइट देखनी है। और मेरा प्रतिद्वंदी बहुत अच्छा था, अजय 8-0, और हर कोई सोच रहा था कि ये लड़का मुझे हरा सकता है और यूएफसी जा सकता है। डेना व्हाइट राफेल को देखने आए थे, और फिर लगभग 15 सेकंड में मुझे लगता है उसने एक किक मारी और उसे पकड़ लिया। वह स्पिनिंग बैक फिस्ट करता है। भयानक नॉकआउट है ना। हाँ, वो एक बड़ा मौका था। हालांकि जैसे उसकी एमएमए की करियर की स्टार्ट रफ थी, वैसे ही यूएफसी करियर की बिगिनिंग भी उतनी ही चैलेंजिंग थी। फ्रैंकी से इससे डिसीजन द्वारा हार गए, मैं बीमार था, मैं थक गया था, और रिक्की साइमन से कंट्रोवर्शियल लास्ट मोमेंट रेफरी स्टॉपेज के कारण हार गया था। मेरे दिमाग में मैंने वो फाइट कभी नहीं हारी, मैंने कभी टैप आउट नहीं किया, मैं घंटी तक पहुंच गया था। तुम थोड़े चकरा गए थे, तुम कभी बाहर थे कभी अंदर, लेकिन तुम घंटी तक पहुंच गए थे। उन्होंने इसे नहीं रोका। अगली बात जो पता चली, उन्होंने उसे जीत दे दी। तो देखो यार, ये अजीब था। लेकिन मेरा आप जानता था कि यूएफसी में लड़ने का मौका हर दिन नहीं मिलता, इसलिए उसने अपनी जगह के लिए फाइट किया। डैरियन वेयर और ब्रैड कटोना को हराकर उसने यूएफसी में अपनी पहली विन अचीव की। यह सिर्फ इन 2 विन्स के बाद ही था जब उसने फाइनली मोमेंटम बिल्ड किया। और फिर बस जीत के बाद जीत मिलती गई, जीत के बाद जीत, और तुमने कभी हार नहीं मानी। मरब तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी लगातार लड़ते हुए मेराब ने उसके बाद 5 और विन रिकॉर्ड की। फिर मेराब ने अब तक आने वाले सबसे टफेस्ट ओपोनेंट का सामना किया, वो थे होजे अल्डो। मेरे लिए ये बस एक और लड़ाई है, लेकिन ये तथ्य कि मैं जोस एल्डो से लड़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी कुश्ती और ग्रैपलिंग अलग है, और ये सबके लिए काम करती है, और मुझे लगता है कि ये जोस एल्डो के लिए भी काम करेगी। देखिए, उनके लिए मेरे मन में सिर्फ सम्मान है, लेकिन आप जानते हैं कल मैं जंग के लिए तैयार हूँ। जब तक अल्जामेन स्टर्लिंग चैंपियन बने रहे, मेराब ने सिर्फ डिवीजन के टॉप कंटेंडर्स को नहीं हराया, बल्कि उन्हें कंप्लीटली डोमिनेट किया। पीटर यान और हेनरी सुजुडो को हराकर अपने ओपोनेंट्स पर दबाव बनाकर दोनों फाइट्स को इजी बना दिया। जब तुम्हें पीटर यान से लड़ना था, मुझे तुम्हारे साथ एक बातचीत याद है। पहली बार मैंने तुम्हारी आवाज में चिंता सुनी थी इस फाइट को लेने को लेकर, क्योंकि उस पर बहुत दबाव था। मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था, मैट, मैं ये फाइट नहीं हार सकता। जो कुछ मेरे देश और रूस के बीच हुआ, उसके बाद मैं ये फाइट नहीं हार सकता। मैं ये फाइट नहीं ले सकता जैसे तुम लगभग थे। तुम इस फाइट को लेने को लेकर इतने असमंजस में थे, और मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। मैं अबू धाबी में था और वह अल्जोआ से बात कर रहा था। मैं थोड़ा दूर खड़ा था और उसने मेरी ओर इशारा किया। वह बहुत छोटा है। पीटर यान ने किया? हाँ। वो अल्जो से कहता है वह 0 है। सब कुछ कंप्लीटली बदल गया जब सीन ओमैली ने स्टर्लिंग को हरा दिया और स्टर्लिंग ने एक वेट डिवीजन ऊपर जाने का फैसला किया। मेराब के लिए बैंटम वेट डिवीजन में एक नया अपॉर्चुनिटी खुल गया था। आखिरकार एक शानदार और बहुप्रतीक्षित टाइटल की उम्मीद अब साफ साफ नजर आने लगी थी। यूएफसी में लगातार 10 विन के बाद मेराब को फाइनली टाइटल शॉट मिला, जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। और अगर साथ खड़ा होता है तो कैसे जाएगा? रॉब बेवकूफ है, लेकिन नहीं हो सकता है वह बेवकूफ। हम शनिवार रात को पता लगा लेंगे। मैं शनिवार रात मैं खुद को चुनौती दूंगा और मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस आदमी को हरा सकता हूँ। उस फाइट से पहले का समय कैसा था? क्योंकि वो बहुत बातें कर रहा था, आप जानते हैं, जाहिर है। जब हर कोई कह रहा था कि सीन ओमैली के स्ट्राइकिंग स्टाइल के खिलाफ मेराब को मुश्किल होगी, उन्होंने एक बार फिर से सबको गलत साबित कर दिया।
सीन पर लगातार 5 राउंड्स तक डोमिनेंस बनाते हुए और फॉर्मर चैंपियन को फ्रस्ट्रेटेड दिखाते हुए मिराब ने सीन ओमैली को हराकर बैंटम डिवीजन के लिए एक नया एरा शुरू किया। क्योंकि मैंने जोस एल्डो, पीटर यान, हेनरी सेहुडो, शॉन ओमाली को हराया। मेरे लिए तो UFC चैंपियन बनने का सपना देखना और उसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। लेकिन मिराब के लिए सब कुछ और भी बेटर होता जा रहा था। फिर मिराब की जिंदगी में आया एक डेंजरस दागिस्तानी फाइटर जो कि खबीब नूरमैगोमेडोव का कजिन है, उमर नूरमैगोमेडोव, जिसके बारे में हर कोई सोचता था कि वो मिराब को हरा देगा। वह दागिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, वह रूस का प्रतिनिधित्व करता है। हम सब जानते हैं कि वह एक अच्छा फाइटर है और बिल्कुल उसने हमारा ध्यान खींचा, बिल्कुल। और फिर हाँ, मैंने बेल्ट जीती और UFC ने मुझसे कहा कि उससे लड़ो। मैंने कहा हाँ मैं लड़ूंगा। उमर ने बकवास बोलना शुरू कर दिया। उमर, अब तुम जानते हो मैं रमजान में लड़ नहीं सकता और तुम्हें दिसंबर या जनवरी में फाइट लेनी है। भाई मैंने अभी सितंबर में बेल्ट जीती है, मुझे दिसंबर में लड़ाई क्यों लड़नी है? उसके भड़काऊ ट्वीट देखकर मैं पूरी तरह से पागल हो जाना, मैंने उसे इंस्टाग्राम पर तुरंत ब्लॉक कर दिया। आपकी पीठ में चोट लगी है, स्थिति जानता हूँ। तुम उस लड़ाई में पूरी तरह उलझे हुए गए, तुम्हारी पीठ, तुम खुद। ऐसी रातें थीं जब तुम चल भी नहीं सकते थे, मशीन में कुछ दिक्कतें आ रही थीं, तुमने लड़ाई लड़ी और चमक गए। मिराब ने ना उसको सिर्फ हराया, साथ में उसको फाइट के दौरान ट्रोल भी किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किससे लड़ रहा हूँ। नूरमैगोमेडोव अजेय था, मुझे पता था कि मैं आऊंगा और बस अपनी लड़ाई लड़ूंगा। फिर उसके बाद मिराब ने सीन ओमैली को रीमैच में चोक से सबमिट कर दिया और कोरी के खिलाफ मिराब ने पूरा डोमिनेट किया और इस फाइट को डिसीजन से जीत लिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो कंपटीशन से कितना आगे हैं। मिराब लगातार दिखा रहे थे कि वो कितने कंप्लीट फाइटर हैं। इस फाइट के सिर्फ 2 महीने बाद ही मिराब ने डिसाइड किया कि वो इसी साल में अपना चौथा टाइटल डिफेंस करेंगे, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, और वो ये टाइटल डिफेंस पीटर यान के अगेंस्ट करता है। लेकिन मिराब इस फाइट को हार जाता है, बट आज भी हर एक UFC फैन जानता है कि मिराब हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक दिन जरूर कमबैक करेगा। I'm not done yet. I'm still getting better. I'm still learning. And I'm going forward. Let's go everyone. I love you. अगर आप किसी और फाइटर की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं।